रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। राही ओ राही, राही ओ राही। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? एएनएस के संग आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं छोटे बाबू आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग सिंधु सभ्यता के से संबंधित जो चैप्टर था उसके सेकंड पार्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जो कि सिंधु सभ्यता से संबंधित है और उसका एक महत्वपूर्ण भाग है। और इसी के साथ हमारा सिंधु सभ्यता से संबंधित चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके रिवीजन के लिए मैं एक अपनी तरफ से वन लाइनर वीडियो डाल दूंगा, जिसको आप रिवीजन कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसके आर्थिक जीवन के बारे में कुछ पहले बता चुके थे, शेष को बता रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन के बारे में बात करें तो इनके जो बाट होते थे वो सेल खड़ी से बनाए जाते थे, और ये बाट 16 या उसके आवर्तकों में होते थे, जैसे 16, 32, 64, 160 इत्यादि। ऊपरी मानदंड में दशमलव प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। अब तक 2000 से अधिक मोहरें यानी कि सील प्राप्त हो चुकी है। हड़प्पाई लिपि के बारे में बात करें तो हड़प्पाई लिपि चित्रलेखात्मक एवं गोमूत्रिका पद्धति में है। इसे भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं, यह कहा जाता है। गोमूत्रिका का मतलब जैसे गाय के जो मूत्र टेढ़ा मेढ़ा चलता है, उसी तरह की तरह के लिपि हुआ करते थे, जैसे आप देख ही सकते हैं। आते हैं उसके अगले पॉइंट पर, राजनीतिक जीवन से संबंधित। इन लोगों में संगठन का सर्वथा अभाव था। यहाँ पुरोहित द्वारा शासन नहीं था, क्योंकि मंदिर के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। इनके पास अस्त्र शस्त्र के भी अभाव थे, यानी कि अस्त्र शस्त्र भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे या उसके साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं। इससे पता चलता है कि वे लोग शांति प्रिय थे। लोग युद्ध में विजय पाने की अपेक्षा व्यापार पर ज्यादा जोर देते थे। फिर अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। फिर भी इनका समाज सैनिक, पुरोहित, नागरिक एवं श्रमिक वर्ग में विभाजित था। शहर की नियोजन की बात करें तो इनकी जो शहर बस हुई थी, यानी जो शहर बस हुआ था, ये ग्रिड प्रणाली पर आधारित था, जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई रेखाओं का एक जाल है। इनका नगर 2 टीलों में विभाजित था, पूर्वी टीला एवं पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला अधिक ऊंचाई पर एवं पूर्वी टीला उससे कम ऊंचाई पर स्थित है। पश्चिमी टीला पर जो शहर बसे हुए थे उसमें पुरोहित वर्ग के लोग रहा करते थे, और पूर्वी टीला की बात की जाए तो इस पर श्रमिक वर्ग, व्यापारी एवं सामान्य नागरिक रहा करते थे, और यह कम ऊंचाई पर था। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल में पहला स्थान हड़प्पा का आता है। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने इसे खोजने का प्रयास किया था, लेकिन अंतिम रूप से सफलता इनको आर डी साहनी के द्वारा मिली, यानी कि आर डी साहनी ने 1921 ईस्वी में इस स्थल की खोज की थी। सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल यहीं से, या सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, दूसरा सबसे बड़ा स्थल, सॉरी। यहीं से स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा बैलगाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा बताता है कि उस समय यानी सिंधु सभ्यता के लोग पृथ्वी को उर्वरता की देवी माना करते थे और उनकी पूजा किया करते थे। जैसे आज भी हम लोग भारतीय समाज में देखेंगे तो पृथ्वी को माता यानी कि धरती माता के रूप में पूजा करते हैं। पहले खेत की जुताई करने के पहले, या फिर जब हम लोग रास या अन्न के जो इकट्ठा करके उसको इकट्ठा करके अपने घरों में ले जाने के लिए तैयार करते हैं, तो उसके पहले धरती माता और महादेव जी को प्रणाम किया जाता है। ठीक उसी प्रकार सिंधु सभ्यता में जो एक और साक्ष्य मिला, एक श्रृंग यानी कि एक श्रृंग वाले पशु का साक्ष्य मिला। स्वास्तिक चिन्ह जो ये दिखाई दे रहा है, ये है। हम 2 कमरों वाला बैरक के भी साक्ष्य मिला हुआ है। कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से, यानी हड़प्पा स्थल से।
यहाँ पर 6 कमरों वाला एक अन्नागार मिला है जो कि ईंट का बना हुआ है। आते हैं अगले पॉइंट की तरफ और देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है प्रेतों का टीला या मृतकों का टीला। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रेतकों का टीला। यहीं से कांसे की नर्तकी सूती वस्त्र के साक्ष्य शिव का पैमाना मिला हुआ है। यहाँ एक मुहर मिली हुई है जिस पर पुरुष देवता का चित्र अंकित है, जिसके सर पे सिंह है, नीचे भैंसा बैठा हुआ दिखाया गया, अगल बगल में बाघ है। ऐसा तस्वीर, ऐसा साक्ष्य मिला हुआ है। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। विशाल अन्नागार जो कि 45.71 मीटर लंबा एवं 15.23 मीटर चौड़ा है, एवं एक स्नानागार जो कि 11.88 मीटर लंबा एवं 7.01 मीटर चौड़ा है एवं 2.43 मीटर गहरा है। इसके भी साक्ष्य यहीं से मिले हैं, यानी कि मोहनजोदड़ो से मिले हैं। आते हैं अगले पॉइंट की तरफ और बात करते हैं कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़िया। यहाँ काले रंग की चूड़ियों की अधिकतर साक्ष्य मिलने के कारण कालीबंगा इसका नाम पड़ा। सबसे पहले यहाँ भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हुए हैं और शल्य क्रिया जो हम लोग आज ऑपरेशन करते हैं उसकी विधि का साक्ष्य यानी कि उसके तकनीक का साक्ष्य भी कहाँ से? कालीबंगा से मिला हुआ है। जूते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले जहाँ 2 तरह की फसलें उगाई जाती थी। जल निकासी के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। जैसे हम लोग जल निकास के लिए नाली वाले बनाते हैं ना, इस तरह के कोई साक्ष्य वहाँ पर प्राप्त नहीं हुए हैं। यहाँ की जो ईंटें प्राप्त हुई है वो अलंकृत है, सुसज्जित है। अग्निकुंड एवं युगल समाधान के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब स्त्री पुरुष की मृत्यु एक साथ होती थी तो उनको एक साथ दफना दिया जाता था। इसके साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। आते हैं अगले पॉइंट की तरफ और देखते हैं लोथल के बारे में। यह हड़प्पा काल का बंदरगाह था जो कि गुजरात में पड़ता है। अन्न पीसने की तकनीक, फारस की मोहरें, नाव के साक्ष्य, हाथी दांत के पैमाना का साक्ष्य भी लोथल से मिला है। चित्रित धूसर भांड या मृदभांड इसको कहते हैं, मिट्टी का जो घड़ा होता है उसके साक्ष्य भी लोथल से मिले हुए हैं। लोथल को मिनी मोहनजोदड़ो का नाम भी दिया जाता है। लोथल का क्या दिया जाता है? मिनी मोहनजोदड़ो का नाम दिया जाता है, यानी लघु मोहनजोदड़ो भी इसे कहा जाता है। आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, देखते हैं चौहंदरो के बारे में। चौहंदरो के बारे में देखते हैं तो यहाँ पर सैंधव संस्कृति के बाद एक संस्कृति विकसित हुई थी जिसका नाम है झुक्कर संस्कृति। इसके भी प्रमाण यहाँ से मिले हैं। मनके एवं गुड़िया बनाने के कारखाने तथा लिपस्टिक की तकनीक यानी लिपस्टिक के बारे में भी जो हम लोग जानते हैं उसके साक्ष्य भी चौहंदरो से प्राप्त हुए हैं। चौहंदरो में जो ईंट बनते थे वो वक्राकार होते थे, यानी टेढ़े मेढ़े होते थे। इस आकार के हो सकते हैं या टेढ़े मेढ़े किसी आकार के हो सकते हैं, लेकिन वक्राकार ईंट मिले हैं चौहंदरो में। बैलगाड़ी एवं इक्का गाड़ी के भी अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आते हैं अगले पॉइंट की तरफ और देखते हैं धौलावीरा के बारे में। धौलावीरा में तो यहाँ सफेद कुएं एवं सिंधु लिपि के 10 अक्षर के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा में सफेद कुआं एवं 10 अक्षर किसके? तो सिंधु लिपि के 10 अक्षर के साक्ष्य मिले हैं। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता में आधारित आयातित वस्तु। सिंधु सभ्यता के लोग जिन वस्तुओं को आयात करते थे, बाहर से मंगाते थे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो किन किन वस्तुओं को मंगाते थे इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले लाजवर्ण मणि जो था, यह बदखसा जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है, यहाँ से ये लोग मंगाते थे। सोना कहाँ से मंगाते थे? कोलार से मंगाते थे, जो कर्नाटका में है। तीर कहाँ से मंगाते थे? तो अफगानिस्तान से मंगाते थे। स्टेटाइट या ईरान से मंगाते थे। गोमेर जो है सौराष्ट्र जो गुजरात में पड़ता है वहां से ये लोग आयात करते थे। तांबे की बात करें तो खेतरी राजस्थान से प्राप्त करते थे। फिरोजा फारस से मंगाते थे। संगमरमर जो है ये राजस्थान से मंगाते थे। इंद्रगोप मणि जो है इनका आयात ये भड़ौच से करते थे जो कि गुजरात में पड़ता है। अब चलते हैं, देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख जो स्थल थे उनके खोज कौन कौन से लोग किए थे, यानी कौन से इतिहासकार विद्वान हैं जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की खोज की थी। तो इसमें जो प्रमुख है उसी को हमने रखा। वैसे इससे ज़्यादा भी है, जितना हम लिखे उससे अधिक भी है, लेकिन जो प्रमुख हमको लगा उसको हम लोग लिखे हैं। एक बात और हम बताना चाहेंगे कि सिर्फ वीडियो देखना ही काफ़ी नहीं होता है। वीडियो देखने के अलावा पुस्तक पर ध्यान दीजिए।
पुस्तकों को पढ़िए, जो बिहार सरकार की पुस्तकें हैं, एनसीईआरटी की पुस्तक हैं, उन पर भी ध्यान दीजिए। बहुत कुछ ऐसे बातें हैं जो कि वीडियो में नहीं बताई जा सकती, लेकिन किताब पढ़िएगा, पुस्तक पढ़िएगा तो उसमें स्पष्ट हो जाएंगी। इसलिए सिर्फ वीडियो पर भी पढ़ ना रहें। यदि आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, सबसे अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप वीडियो के अलावा पुस्तकों पर भी ध्यान दें, ताकि आप एक बेहतर तैयारी कर सकें। तो हम देखते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं खोजकर्ता के बारे में। बात करते हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा के बारे में बात करते हैं तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो आर.डी. सानेजकर, जिसको हम लोग राम बहादुर दयाराम साहनी के नाम से जानते हैं, और उन्होंने 1921 ईस्वी में इसकी खोज की थी। किसकी? हड़प्पा की। और ये कहाँ है? तो रावी नदी के तट पर है। और कहाँ पड़ता है? तो मांटगोमरी, जो कि पंजाब में स्थित है। दूसरा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज यानी खुदाई रखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी, ठीक इसके एक साल बाद किया था। और ये जो शहर बसा हुआ है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपका पड़ता है लड़काना में, जो सिंध जिला में पड़ता है, यानी पाकिस्तान में। बात करते हैं चौंदरों के बारे में, तो इसकी खुदाई गोपाल दास मजुमदार ने 1931 ईस्वी में की थी। और ये सिंध में स्थित है, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। कालीबंगा, इसकी खोज 1953 ईस्वी में बीके थापड़ एवं ब्रिजवासी लाल ने किया था। और ये घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ है। और अब जो है ये हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है। लोथल की बात करें तो इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1957 से 58 तक के काल में किया था। और ये भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि अहमदाबाद में है। बात करते हैं बनवाली के, तो इसको आर.एस. विष्ट ने खोजा था। और 1974 ईस्वी में ये रंगोई नदी के किनारे हैं, जो कि हिसार हरियाणा में पड़ता है। बात करते हैं रोपड़ की, तो रोपड़ की खोज जगदत्त शर्मा, जो इतिहासकार है, उन्होंने रोपड़ की खोज की थी या किए थे। और ये आपका पड़ता है सतलज नदी के किनारे शहर है, और पड़ता है ये पंजाब में। 1953 से लेकर 56 तक के काल में इसका खुदाई करके इसको खोजा गया था। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ और जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के पतन के क्या क्या कारण थे। ऐसी विकसित सभ्यता कैसे विनाश लीला के शिकार हो गई, यानी विनाश का शिकार हो गई, उसका पतन हो गया, इसके क्या कारण थे। तो इसमें भी अनेक विद्वानों में अनेक तरह के भाव हैं और उनके विचार अलग अलग हैं। बहुत सारे विद्वानों में मतभेद हैं, लेकिन जो हम लोग को पढ़ना है उसमें प्रमुख विद्वानों को हम लोग शॉर्ट लिस्टेड किया है, जिसके हिसाब से हम लोग जान सकते हैं। क्लियर कोई नहीं बता सकते कि सिंधु सभ्यता का विनाश कैसे हुआ था। वैसे लोग कहते हैं कि बाढ़ आने के कारण इसका विनाश हुआ था, लेकिन ये भी उतना सही नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि बाढ़ कुछ ही क्षेत्र को प्रभावित करते, पूरे इलाके को खत्म नहीं करता है। तो देखते हैं भूकंप के बारे में जो बताते हैं, यानी भूकंप के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ, ऐसा डेल्स मानते हैं। प्राकृतिक आपदा के कारण, प्राकृतिक आपदा में कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका बाढ़ का आना, भूकंप का आना, इसके अलावे भी प्राकृतिक आपदा हो सकते हैं। और इसको कारण कौन माना है? कैनेडी ने माना है। आर्यों का आक्रमण हुआ था, जिसके कारण सिंधु सभ्यता के विनाश हो गया, ऐसा व्हीलर एवं गोर्डेन का कहना है। जलवायु परिवर्तन के कारण इसका पतन हुआ, ऐसा इस स्टाइन एवं घोष इतिहासकार का कहना है। और स्थिर नदी तंत्र के कारण इसका विनाश हुआ, ऐसा लैम्बार्ड का कहना है। बाढ़ के कारण इसका विनाश हुआ, ऐसा मैके, राव एवं मार्शल का कहना है। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि आखिर मुख्य रूप से कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया। लेकिन हालांकि इससे संबंधित कोई इतना प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन जानना जरूरी है। पूछ सकता है लेखक के बारे में कि कौन से लेखक ऐसा मानते हैं कि भूकंप के कारण सिंधु सभ्यता के विनाश हुआ, तो आपका 5-4 नाम दे देगा। 4 में कहेगा तो एक नाम होगा जो इसमें से मेल खाएगा, उस पर हम लोग चिन्ह लगाएंगे। और बात करते हैं बीपीएससी जो 7th फेज की परीक्षा ले रहा है शिक्षकों का, उसमें 150 की जगह पर अब 120 नंबर के अंक के यानी कि परीक्षा होंगे। 100 नंबर का जो आपका भाषा और भाषा का जो परीक्षा है वो जो कहते हैं रहेगा, लेकिन जो जीके जीएस की बात है वो 120 नंबर के ही पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं रोचक तथ्य के बारे में। तो रोचक तथ्य, सिंधु वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था,
लेकिन कांसे का ज्ञान था। हड़प्पा लिपि में 400 चिन्ह थे, सुमेरी में 900, यानी सुमेर की जो सभ्यता विकसित हुई थी उसमें 900 अक्षरों का पता चला है या चिन्हों का पता चला है। प्रमुख खेल जो था सिंधुवासियों को पासा था। कुछ चीजें वैदिक काल से संबंधित है यहाँ पर जो मिली हुई है, जैसे स्वास्तिक मिला है चिन्ह, या ऐसे कुछ और चिन्ह मिला है, जैसे अग्निकुंड मिला है। ये सारे के सारे चिन्ह जो हैं आपके भारतीय समाज के हिंदू धर्म से मेल खाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि कुछ न कुछ समानता उसमें होने के कारण कि भारतीय सभ्यता के यानी कि वैदिक सभ्यता से बहुत कुछ इसके चीज़ें जो हैं समान होती हैं, लेकिन हम लोग ये दोनों को एक नहीं मान सकते हैं। दोनों अलग अलग सभ्यताएं थी, दोनों में विभिन्नता बहुत थी, समानता बहुत ही कम थी। तो यहाँ पर हमारा ये सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि हमारा वैदिक सभ्यता से संबंधित। इसके साथ साथ हम ये कहना चाहेंगे कि इसमें आपका करंट अफेयर्स और हर सब्जेक्ट से वीडियो डाले जाएंगे, जो कि समय मिलने पर हम डालेंगे, लेकिन डालेंगे जरूर। एक दिन में कम से कम 2 वीडियो डाल देंगे। तो जिनको भी तैयारी अच्छे से करनी हो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद दिल से।